हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द्विघात समीकरण का नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अंदाजा आपको लग चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को आज हम लोग को डिस्कस करना है। आपसे मैं पहले भी बता चुका हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़े डीपनेस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। यह काम कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअसली डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीवन में, ठीक है, आप कंपटीशन देने जाएंगे। अगर आपका बेस तैयार नहीं रहेगा, अगर आपके अंदर आपके कॉन्सेप्ट में डीपनेस नहीं होगा, तो बस आप इतना जान जाइए कि आप को वैसा आउटपुट नहीं मिल पाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से। पढ़ना, समझना, रटना, बहुत सारी चीजें हैं, सबका समन्वय होना जरूरी है। केवल रटना ठीक नहीं, केवल समझना भी, केवल समझे आप, पता चला आपको आप उसको अच्छे से याद नहीं किए हुए हैं, तो भी दिक्कत है। तो सबका अपना अपना एक, कहते हैं ना कि देयर आर सेवरल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी इवेंट्स। किसी भी घटना के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार से आउटपुट आपके हिसाब से मिले, अगर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसमें एक फैक्टर अगर याद करना है, तो दूसरा फैक्टर है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपनेस समझना है। आप चीजों को, कल को मान लीजिए अगर आप किसी इसी क्वेश्चन को किसी को और को डिस्कस कर रहे हैं, किसी बच्चे को समझा रहे हैं, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, आपने वाकई में पढ़ाई किया था। केवल रट करके ही काम नहीं चलता दोस्तों, ठीक है। और आपको ये भी पता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जैसे भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। और मुझे क्लास 10th लेवल पे मैं फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सब देखूंगा। लेकिन जब क्लास इस 11th और 12th, जब स्पेशलाइजेशन की बात आ जाएगी, तो वहां पर मैं केवल मैथ और फिजिक्स देखूंगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पेचीदा सब्जेक्ट है, मैंने उसको अगर आपके लिए चुना हुआ है कि उसको मैं सरल से सरल भाषा में अगर मैं आपके समक्ष रखूं, तो मैं अगर कुछ कह रहा हूं, जैसे मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहा था, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए। हम लोग मिल करके चीजों को सॉल्व करते जाएंगे, और एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग अच्छी अच्छी चीजों को बड़े बड़े डिफरेंस और कॉन्सेप्ट, मतलब विद कॉन्सेप्ट हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ध्यान से। नीचे दिए गए द्विघात समीकरण में, ठीक है, वीडियो पूरा देखा करिए, बार बार बोल रहा हूँ। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। थोथा चना बाजी घना वाला हाल मत करिए। अधजल गगरी छलकर जाए वाला हाल मत करिए। चीजों को समझने का प्रयास करिए, जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए। नीचे दिए गए द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करिए। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि नीचे दिए गए द्विघात समीकरण में, मतलब यह क्या दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, के का मान पता करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक हमसे यहाँ क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो के, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, दैट इज यहाँ पर के होगा। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, के होगा, ठीक है ना। इस 6 को हटा दीजिए, यहाँ पर के होगा, ठीक है। तो नीचे दिए गए द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करिए यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। इसका मतलब पहले हम लिखते हैं, इसको हल करेंगे। तो हल करने का सेंस हमारा क्या होगा, उसको ध्यान से हम थोड़ा समझ लेते हैं। हल करने का सेंस ये होगा कि पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, लिखेंगे दिया है। तो पहली बात, हमें क्या दिया है भैया, तो हमें द्विघात समीकरण दिया है। क्या दिया है द्विघात समीकरण में, दैट इज 2x² एंड प्लस एंड 3x प्लस के, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसे क्रॉस दिखेगा आपको। तो 2x² इसको ऐसे लिखते हैं, 2x² एंड प्लस 3x एंड प्लस के इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। ये जो x है, आप इसको स्मॉल मान के चलिए। अगर मैं ऐसे करूंगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्रॉस समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0, ये क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। इनका सेकेंड, इसमें हमको क्या निकालना है, हमें के का मान ज्ञात करना है, ये भी ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है, यदि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण के मूल हम क्या मान के चलते हैं, हम मानते हैं एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा। तो आपको ये भी जानकारी है कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो जो उसका विविधकर होगा, ध्यान दीजिएगा, जब मूल बराबर की बात आए, मूल अनइक्वल की बात आए, मूल वास्तविक की बात आए, मूल काल्पनिक की बात आए, जब मूल मतलब वास्तविक नहीं है, अगर इसकी बात आए, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसा कंडीशन, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है, तो तुरंत आप किसके शरण में जाएंगे,
विविधकर के शरण में जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट के पास जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मूल बराबर है तो विविधकर के पास जाएंगे। अगर लिखता है मूल बराबर नहीं है तो विविधकर के पास जाएंगे। अगर लिखता है कि मूल वास्तविक है, मतलब जब बात आ जाए कि मूल आपस में बराबर हैं कि नहीं है, या मूल कैसे हैं, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, या मूल आपस में बराबर है, अगर इस प्रकार की बात है तो हम लोग किसकी शरण में जाते हैं, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट की शरण में जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि, लिखेंगे कि सिंस या चूंकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ये हम आप बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसका तुलना हम किससे कर देंगे, ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से हमको a मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, k मिल जाएगी। चला जाए, चलिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, तुलना करने पर a बराबर क्या मिल रहा है, 2, और b बराबर क्या मिल रहा है, 3, और c बराबर क्या मिल रहा है, k। अब इन्हीं वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो b स्क्वायर, तो b कितना, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है, ये कितना है 2, इंटू c कितना है k, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 9, माइनस 4 2 जा 8 इंटू के, 8k इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 8k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/8। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी मिल गई, 9/8 मिल गई, जो आपको निकालना था। k की वैल्यू क्या निकालना था, k की वैल्यू क्या करना था आपको, निकालना था। यहाँ k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/8 आ गई। तो आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मूल वास्तविक है, मूल बराबर है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको तुरंत विविधकर के शरण में जाना है। द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि विविधकर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए, उसके बाद इसको आपने लिख लिया होगा, आशा करता हूं। यदि दो संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182 है तो उन संख्याओं का पता लगाएं। यदि दो संख्याओं का योग 27 है, फिर बोल रहा हूं, यदि दो संख्याएं उनका योग 27 है और उनका गुणनफल अगर 182 है तो उन संख्याओं का पता लगाएं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे। चलिए, लिख दिया आपने, हल लिख दिया आपने, ठीक है। अब थोड़ा सोच लीजिए कि क्या करना है, तब तक हम थोड़ा कुछ देख लें आपके लिए कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक से, कुछ क्वेश्चन ना, रुको हम इसको थोड़ा और नीचे करें क्या यार। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182 है तो उन संख्याओं का पता लगाएं। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। अब हमको संख्या पता नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना
एक संख्या x है, जब आपने एक संख्या को x मान लिया तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जा रहा है, दो संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या आ जा रहा है, 27 आ जा रहा है। एक संख्या आपने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है। अब लिखेंगे x प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27। तो यहां से दूसरी संख्या निकालिए, क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अब जब आपने इस वाले पार्ट की मदद से आपने एक संख्या x माना, मतलब एक संख्या आपने x माना और इसकी मदद से आपने दूसरी संख्या निकाल ली 27 माइनस x, तो आपने एक पड़ाव पार कर लिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि गुणनफल 182 है। तो गुणनफल किसकी, मतलब 182 होने का क्या मतलब है, तो फिर लिखेंगे कि इसलिए अगेन प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, पुनः, इसलिए पुनः प्रश्न अनुसार क्या हो जा रहा है, एक संख्या इनटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू 182। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा, एक संख्या कितना है, x है, दूसरी संख्या कितना है आपने निकाला हुआ है, दिस इज 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, x इंटू 27 माइनस एक्स, ठीक है, और कितना हो गया 182। एक संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सॉल्व करिए तो x का 27 में करेंगे कितना आएगा, 27x माइनस x का x में करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। इधर वाले पार्ट को उधर लेके चले जाइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर किसमें बदल जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में, प्लस 27x किसमें बदल जाएगा, माइनस 27x में, और इधर कितना है 182 है ही, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर गुणनखंड विधि सॉल्व नहीं होगा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे पास सिद्धाचार्य का ऑप्शन है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको जानकारी है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको, ठीक है, सिद्धाचार्य प्रिंसिपल के बारे में जानकारी दी हुई है कि अगर गुणनखंड विधि से अगर आप हल नहीं निकाल पाते हैं तो सिद्धाचार्य से आप निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 182 का आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाता है देखते हैं, 2 9 18, तो एक कम 2, ठीक है, और 73, तो 7 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 7 2 जा 14, और 14 और 13 मतलब 14 और 13 आ रहा है। 14 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो कैसे करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस 14x एंड माइनस 13x एंड प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें x कॉमन लीजिए, ठीक है, तो x माइनस क्या हो गया, 14 हो गया, माइनस इसमें 13 कॉमन लीजिए, तो x माइनस क्या हो गया, 14 हो गया, और बराबर 0 हो गया। अब यहाँ 2 बार लिखा हुआ है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, दैट इज x माइनस 14, और यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 13, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x इक्वल टू प्लस 13। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू 2 आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू, x क्या है, एक संख्या, मतलब पहली संख्या है, तो जाहिर सी बात है जब x का वैल्यू आप 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या आपको क्या मिलेगी, 27 माइनस एक्स मतलब 13 मिलेगी, और अगर आप x बराबर 13 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी आपको,
14 मिलेगी, मतलब 27 माइनस 13। इसका यह मतलब हुआ कि जो आपकी दोनों संख्याएं हैं वह क्या हो गई 13 और दूसरी संख्या क्या हो गई 14, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से करने का प्रयास करें। ठीक है, आफ्टर दैट लोग एक अलग प्रकार से और देखेंगे। क्या देखेंगे? लिखा है कि यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। लिखा है कि यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो चूंकि वह संख्या हम लोग को पता तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे कि माना, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और लिखेंगे कि माना दो क्रमागत, लिखेंगे कि माना दो क्या है क्रमागत संख्याएं क्या है, एक x है और दूसरी क्या है x+1 है। क्रमागत के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर आपने एक संख्या 3 लिया है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी 3+1, मतलब एक जोड़ देंगे आप। तो चूंकि अभी हम लोग को दोनों संख्याएं पता नहीं है तो हमने एक संख्या को x माना, चूंकि क्रमागत की बात है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं, तो एक संख्या x है और ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे में कंफ्यूजन होगा आपको। मान लेते हैं, माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1 होगी, क्योंकि यहां पर जो बात है वो किसका है, यहां जो बात है वो किसका है, क्रमागत का है। किसका है, क्रमागत का है। अब जब एक संख्या x से दूसरी संख्या x+1 होगी, अब बात क्रमागत की है, आपने देख लिया। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्या क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो एक संख्या x है और दूसरी कितना है क्रमागत x+1, तो इनके वर्गों का योगफल मतलब x का वर्ग करेंगे तो x² और x+1 का स्क्वायर करेंगे तो x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 365। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपको क्या है, पहली बात द्विघात समीकरण मिलेगा और हल करने पे आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो जाएगा x² एंड प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, 365। x² कितना हो जाएगा 2x² एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 365 में से एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 364। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 2x² और प्लस 2x माइनस 364 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, 364 का 2 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो करिए कितना आएगा 364, या एक काम करिए, गुणा क्या करना, कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो दो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x² आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा x आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 182 का आप एलसीएम ले लीजिए और गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो 2 9 18, 2 1 कम 2 और 3 और 17, सॉरी कितना हो जाएगा 13 7 7, ये 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो 14 और 13, 14 और 13 लेके चलिए, तो x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 और बराबर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
ये दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे, कितना आएगा, x प्लस 14 आएगा, और माइनस इसमें कितना कॉमन लेंगे, 13 लेंगे, कितना आएगा, x प्लस 14 आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पर 2 है, उसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 14, उसके बाद यहां क्या है, x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। और यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब आप निगेटिव वाले नंबर को छोड़ दीजिए, और जो पॉजिटिव वाला आपका नंबर है वो एक संख्या क्या हो गई, x हो गई, सॉरी x माना था आपने, और वह कितना मिल गया आपको, 13 मिल गया। तो जो दूसरी क्रमांक संख्या है वह कितनी है, x प्लस 1 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, और ये दोनों क्या है, ठीक है, क्रमांक संख्याएं हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार और द्विघात समीकरण का एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लें। मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए, सॉरी मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है कि 5x² लिखा हुआ है, कितना लिखा है, मैंने लिखा हुआ है दैट इज 5x² एंड प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। और मैं यह कहूं आपसे कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं तो इसका पता करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप चलिए तुलना करिए। तो यहां पर देखिए a क्या है, x² का गुणांक है, तो 5 क्या x² का गुणांक है, a कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 क्या है, 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब एक पहला कंडीशन हमारा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री मतलब क्या होता है, उच्चतम घात, डिग्री मतलब क्या हो गया, उच्चतम घात, उच्चतम घात मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए x की पावर कितना है, 2 है, x पावर 1 है, तो x का जो उच्चतम घात है वो कितना है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो दिया हुआ द्विघात, जो दिया हुआ जो समीकरण है वो अपने आप में क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि उसका उच्चतम घात 2 है, और साथ में x² का जो गुणांक है वह 0 के बराबर नहीं है, a = 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी बात हमारी आपकी क्या हुई थी, दूसरी बात जो आपकी हमारी हुई है वो क्या हुई है, दूसरी बात आपकी हमारी क्या हुई है, हाँ यही हुई है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर कोई पूछे कि इसके कितने मूल होंगे तो आप बोलेंगे 2 मूल होंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इनका योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, दैट इज c/a। ये सब कॉमन सेंस की बात है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो आप बताइएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, इसी को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a हो गया। ये जानकारी है, हो गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीजें हम लोग डिस्कस किए थे, विविधकर डिस्कस किए थे, विविधकर विविधकर मतलब इंग्लिश में क्या था इसका नाम, डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, d इक्वल टू बी स्क्वायर एंड माइनस 4ac, ठीक है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब क्या मैटर है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो d है अगर जीरो से बड़ा है या d जीरो के बराबर है या d जीरो से लेस है, तीन ही कंडीशन देखेंगे। तो पहले कंडीशन में क्या था कि जो अल्फा और बीटा जो मूल होंगे वह बराबर नहीं होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे, रियल मतलब वास्तविक होंगे। दूसरे कंडीशन में क्या था कि मूल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और क्या होंगे, रियल मतलब वास्तविक होंगे। तीसरे कंडीशन में क्या था कि नॉट रियल मतलब रियल नहीं होंगे मतलब वास्तविक नहीं होंगे। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमने आपसे यह कहा था कि जैसे मान लीजिए अगर आप गुणनखंड विधि से अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश आप सॉल्व नहीं कर पाए और अगर आपके पास x की वैल्यू नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के लिए सिद्धाचार्य प्रिंसिपल की जानकारी मैंने आपको दी है। तो कोई पूछे कि सिद्धाचार्य प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसकी जानकारी आप यह देंगे कि यदि मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो के बराबर नहीं है, तो सिद्धाचार्य प्रिंसिपल के अनुसार जो उसका हल होगा x बराबर वह होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो वहां पर जो प्लस माइनस है, तो जब आप प्लस लेंगे तो एक मूल मिलेगा और जब आप माइनस लेंगे तो दूसरा मूल मिलेगा। तो यही क्या है, सिद्धाचार्य प्रिंसिपल है। इसको हम यहां लिख देते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां a जीरो के बराबर नहीं है, तो जहां a जीरो के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिद्धाचार्य प्रिंसिपल के अनुसार x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ax क्या है, हल है किसका, द्विघात समीकरण का। प्लस माइनस का क्या मतलब है, जब आप प्लस लेते हैं तो इस द्विघात समीकरण के एक मूल मिलते हैं अल्फा, जब आप माइनस लेते हैं तो इसके एक मूल मिलते हैं बीटा। तो कुल मिला जुला करके आप ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया, सिद्धाचार्य का सिद्धांत हो गया। इसका प्रयोग आप कब करेंगे, जब द्विघात समीकरण के प्रश्न को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे, तब जाकर के आप इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब कुल मिला जुला करके मैंने आपको जो संभावित क्वेश्चन है, जो आपके क्लास 10th के लेवल में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे मैंने आपको रूबरू करा दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चीजों को देख लेंगे तो काफी हद तक जो है चीजें आसान हो जाएंगी। और वीडियो को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा ज्ञान लेने का प्रयास, या तो वीडियो छोड़ दीजिए या तो मत देखिए आप प्लीज। या तो वीडियो आप नहीं देखेंगे और अगर देखेंगे तो पूरा देखेंगे, ठीक है। एक कहावत है, किसी को खाना अगर खिलाओ तो अच्छे से खिलाओ, ठीक है। मान लो हो सकता है कि भाई कभी कभी किसी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है जितना उसका भाव रहता है, आदमी देखिए भाव भी तो होना चाहिए, ठीक है, भाव भी तो होना चाहिए। ना भाव ही रहे और ना मतलब क्या बोलते हैं आपका तरीका सही रहे तो थोड़ा सा खल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वीडियो आपको पूरा देखना है वरना नहीं देखना है, आधा अधूरा कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे क्योंकि मैं डीपनेस के साथ मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं हवा में चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, अगर मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो आप भी सर की बात को मानिए और चीजों को करिए। इस प्रकार से द्विघात समीकरण की वीडियो का समापन होता है। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए।